हाँ जी, नमस्ते और गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम आज की क्लास में करेंगे बेटा सीए इंटर और फाइनल दोनों के लिए, सीए इंटर और फाइनल दोनों के लिए एक सेक्शन करेंगे कैपिटल गेन का, सेक्शन 47। सर ये कैसे पता लगेगा ये कैपिटल गेन का सेक्शन है? बेटा आपको लास्ट वीडियोज़ के अंदर मैं बता चुका हूँ, कैपिटल गेन का स्कोप है 45 to 55A। इनके बीच में अगर बेटा आपको कोई भी सेक्शन दिखे तो समझ जाना ये कौन सा सेक्शन है, कैपिटल गेन के सेक्शन हम कर रहे हैं। जी सर, चलिए बेटा टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट इस सेक्शन को समझते हैं 47 एग्जैक्टली क्या है। नॉर्मली क्या होता है बेटा, हम इसको पढ़ते टाइम छोड़ देते हैं 47 को, क्योंकि इसमें थ्योरी हमें लगती है, जबकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ एग्जामिनर आपको 1 मिनट में बेवकूफ़ बना सकता है बेटे। तो ये सेक्शन एग्जाम के लिए निहायत ही जरूरी है, जितना जरूरी है उतना इस क्लास में, इंटर के लिए जितना जरूरी है उतना हम इस क्लास के अंदर करेंगे। सबसे पहले बेटा जानते हैं सेक्शन का नाम क्या है। सर्टेन ट्रांसफर, सर्टेन ट्रांसफर, कुछ ऐसे ट्रांसफर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, ओ माय गॉड, नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, जिनको ट्रांसफर ही नहीं माना जाता है। तो ट्रांसफर बेचा खरीदा तो है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको ट्रांसफर नहीं मानता। मजा आ गया बेटा, जो ट्रांसफर नहीं मानता तो कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? इट मींस 47 के अंदर वो ट्रांजैक्शंस दी हैं, वो ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं जहां पे सेल परचेज तो होगा बट कैपिटल गेन आपको नहीं निकालना, वो माफ है, वो कवरेज में ही नहीं आता। क्या आप लोगों को बात समझ में आ गई? 47 में ऐसे ट्रांसफर जिनको ट्रांसफर नहीं माना जाता, वहां कैपिटल गेन निकालने की कोई नीड नहीं होती। चलिएगा वन बाय वन इसको बेटा देखते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन, अगर आपको बाय विल और इनहेरिटेंस समझते बेटा, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आपने नाम सुन रखा है। मिस्टर रमेश की डेथ हो गई और उसकी संपत्ति जो है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके बेटे महेश को मिल गई। ये रमेश की प्रॉपर्टी जब महेश को मिली है तो ये बाय विल, वसीयतनामे में वो महेश का नाम लिख के गया था, ये प्रॉपर्टी अब महेश को मिल गई। यहाँ की एसेट यहाँ आ गई, ट्रांसफर तो हो चुका है, क्योंकि पहले मालिक कौन था ये, अब कौन बन चुका है महेश। लेकिन इसके ऊपर कैपिटल गेन आप नहीं निकाल सकते। बताओ क्यों? ये चीज़ मेंशन है सेक्शन 47 में इसको ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। सर कल को महेश सेल करेगा तो अब मत छोड़ना बेटा, एक बार माफ़ी है, जब इनहेरिटेड प्रॉपर्टी इसके पास आई तब तो माफ़ी है। कल को महेश सेल करेगा तो जितने में सेल करी वो सेल कंसिडरेशन। सर कॉस्ट कहाँ से आएगी बेटा? लेस कर दो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर कोई चीज़ आपने नहीं खरीदी है तो आपके पास अगर कॉस्ट नहीं है तो जो आपका प्रीवियस ओनर होता है, जो आपसे पहले प्रीवियस ओनर होता है बेटा, उसकी कॉस्ट ही आपकी कॉस्ट बन जाती है। जितने में रमेश ने कभी किसी टाइम पे खरीदी होगी वही अब यहाँ पे क्या बन जाएगी बेटा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। इंडेक्स करना तो इंडेक्स कर लेना, ये जो निकल के आएगा कैपिटल गेन निकल के आएगा। तो बेटा इस ट्रांसफर पे कैपिटल गेन की मुक्ति नहीं है, इस पे है। तो ऐसा मत करना कि हमेशा के लिए कभी इसको माफ कर दो। पहला पॉइंट समझ में आ गया? जी सर, अगर किसी को कोई एसेट वसीयतनामे में या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी अगर मिलती है तो उस पर कैपिटल गेन नहीं निकलता, क्योंकि वो ट्रांसफर नहीं होता। चलिएगा बेटा दूसरी ट्रांजेक्शन करते हैं। अगर एक होली ओन्ड, एक होल्डिंग कंपनी, मैंने यहाँ पे बोला बेटा एक होल्डिंग कंपनी, ये है सब्सिडरी कंपनी, और अगर सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी, सर ये आप क्या कर रहे हो? होल्डिंग अपनी सब्सिडरी को कोई एसेट देती है, होल्डिंग कंपनी अगर अपनी सब्सिडरी को कोई कैपिटल एसेट देती है, या सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग को कोई कैपिटल एसेट देती है, और ये पता है इस होल्डिंग ने सब्सिडरी का, ये कौन सी सब्सिडरी है? 100% इसका इस पे होल्ड है। ये कौन सी सब्सिडरी है? इस होल्डिंग कंपनी ने इसके 100% शेयर होल्ड कर रखे हैं। जिस सब्सिडरी के 100% शेयर होल्ड कर रखे होते हैं उसको बोला जाता है होली ओन्ड सब्सिडरी, होली ओन्ड सब्सिडरी। देखा जाए तो ये कंपनी कोई अलग नहीं है, यही है, बस कंपनी का नाम अलग अलग होता है। इस कंपनी के सारे शेयर 100% शेयर इस कंपनी ने ले रखे हैं, इस कंपनी के भी सारे शेयर्स इस कंपनी ने ले रखे हैं। अगर कोई होल्डिंग कंपनी अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी को, या कोई होली ओन्ड सब्सिडरी अपनी होल्डिंग कंपनी को कोई कैपिटल एसेट अगर ट्रांसफ़र करती है तो इस ट्रांसफ़र को ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, तो कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। बट कंडीशन है, ध्यान सुना बेटा, बट कंडीशन है जो रिसीविंग कंपनी होनी चाहिए, जिसको मिली है, जो रिसीविंग कंपनी होनी चाहिए वो इंडियन कंपनी होनी चाहिए, तो ही ट्रांसफ़र नहीं है।
ये कंडीशन बेटा एग्जाम में जरूर चेक कर लेना। यहाँ पे एसेट किसको मिली है? सब्सिडरी को। यहाँ पे एसेट किसको मिली है? होल्डिंग को। ये इस साइड वाली कंपनी कौन सी? रिसीविंग कंपनी। रिसीविंग कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी, तो इस ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा और कैपिटल गेन निकालने की कोई जरूरत नहीं है। 2 पॉइंट बेटा हमने सेक्शन 47 के कर लिए। थर्ड पॉइंट, अगर एक कंपनी एमेलगामेटिंग कंपनी, जो कंपनी खत्म हो रही है, मिल रही है किसी नई कंपनी में, जो नई कंपनी बनती है उसको बोलते हैं बेटा एमेलगामेटेड। एमेलगामेशन सुना होगा ना बेटा, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी के अंदर जाके मर्ज हो जाती है, एमेलगामेटेड कंपनी। तो जो कंपनी खत्म हो रही है, जब ये कंपनी इसमें मिलेगी तो बेटा यहाँ की सारी कैपिटल एसेट कहाँ जाएंगी? इसकी कैपिटल एसेट बन जाएंगी। जब यहाँ की सारी कैपिटल एसेट उठ के यहाँ पे जाएंगी तो ये ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन इस ट्रांसफर को भी ये हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रांसफर नहीं मानता, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन भी कवर होती है सेक्शन 47 में। तो अगर एक एमेलगामेटिंग कंपनी ने कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर की है एमेलगामेटेड कंपनी को, तो बेटा पेपर में इस पर कैपिटल गेन मत निकालना, क्योंकि ये ट्रांसफर नहीं माना जाता। बट यहाँ पे भी कंडीशन है। सर बताओ कंडीशन क्या है? जो रिसीविंग कंपनी है, मतलब जो एमेलगामेटेड कंपनी है, वो मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। वो क्या होनी चाहिए बेटा? एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ओके सर जी बेटा। फोर्थ पॉइंट सेक्शन 47 का, अगर एक डीमर्ज्ड कंपनी, बेटा आपने एमेलगामेटिंग और एमेलगामेटेड में क्या होता है, एक कंपनी दूसरे के अंदर मिल जाती है, लेकिन डीमर्ज्ड और रिजल्टिंग कंपनी आपने नाम सुन रखा, क्या होते हैं? अगर किसी बच्चे ने नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। ये कंपनी है बेटा, इसका ये हिस्सा टूट के अलग हो गया, ये हिस्सा यहाँ पे आ गया। जहाँ से एक हिस्सा टूट जाता है, जहाँ से कुछ निकल जाता है, उस कंपनी को बोलते हैं डीमर्ज्ड कंपनी। क्या बोलते हैं बेटे? डीमर्ज्ड कंपनी। ये हिस्सा टूट के एक नई कंपनी बन गई, नई कंपनी को बोला जाता है रिजल्टिंग कंपनी। जहाँ से कुछ टूट जाता है, टूटा हुआ, डीमर्ज्ड, जो नया बना है वो क्या है? रिजल्टिंग कंपनी। जी सर। अगर एक डीमर्ज्ड कंपनी से कैपिटल एसेट ट्रांसफर होकर रिजल्टिंग कंपनी में जाती हैं, तो इसको भी ट्रांसफर नहीं माना जाता, और ट्रांसफर नहीं माना जाता तो बेटा कैपिटल गेन भी नहीं माना जाता, कैपिटल गेन भी नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन है, क्या? ये रिजल्टिंग कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए बेटा? एक इंडियन कंपनी होनी चाहिए। जी सर। पेपर में बड़ा ध्यान से देखना है। डीमर्ज्ड कंपनी ने कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर करी है, किसको ट्रांसफर करी है? किसी डीमर्ज्ड कंपनी ने कोई एसेट ट्रांसफर करी, किसको? रिजल्टिंग कंपनी को। तो कुछ नहीं करना आपको, वहां पे सेक्शन 47 लिख के क्या कर देना, इसको माफ कर देना है। 5वां पॉइंट बेटा, ये कंपनी है, ये एक कंपनी है एबीसी कंपनी। बड़े ध्यान से समझना, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ की बार। ये कंपनी है एबीसी कंपनी। ये कंपनी मर्ज होगी एक डीईएफ कंपनी के अंदर, मतलब ये कंपनी खत्म होगी, ये कंपनी नहीं बन गई। मैं हूं इस कंपनी का शेयर होल्डर। मैं पहले किसका शेयर होल्डर था? मैं एबीसी का शेयर होल्डर था। मैं हूं आम आदमी। ये कंपनी इसमें मिल गई बेटा, मेरे को क्या पता, मैं तो आम आदमी, कौन किस में मिल रहा है? मेरे पास तो इस कंपनी के शेयर है। फटाफट बताओ बेटे, फटाफट बताओ। अब ये कंपनी खत्म होगी तो मेरे शेयर्स तो खत्म हो गए। ये कंपनी यहां मिल गई तो मुझे इस कंपनी के शेयर्स तो मेरे खत्म हो जाएंगे, और मुझे नई कंपनी के शेयर्स क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। मतलब एबीसी के शेयर्स खत्म होके आपको डीईएफ के शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। जब आप एक एमेलगामेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर होते हो और ये कंपनी कहीं और मिल जाती है, तो आपको नई कंपनी के शेयर्स मिलते हैं। मैं ठहरा आम आदमी, मेरे को क्या पता। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेरे पास आता है, कहता है एबीसी के शेयर्स आपके खत्म हो गए, डीईएफ के शेयर्स आपको मिले हैं, ये ट्रांसफर हो गया, लाओ कैपिटल गेन। ऐसे तो बेटा परेशान हो जाएंगे ना। तो सेक्शन 47 के अंदर, सेक्शन 47 में ये बात लिख दी, अगर किसी एमेलगामेटिंग कंपनी के शेयर होल्डर को किसी नई कंपनी के शेयर्स, इस कंपनी के शेयर्स के बदले अगर इस कंपनी के शेयर्स मिलते हैं, तो इस ट्रांसफर को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, और ट्रांसफर नहीं माना जाएगा तो कैपिटल गेन कहाँ से आएगा? बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही जा रहे हो बेटा। 6th पॉइंट, आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो, ये हिस्सा टूट के यहाँ पे आ गया, सोच के बताओ, आप पूरी कंपनी के शेयर होल्डर थे तो आपका शेयर्स मान लो 10 रुपये का था। अब ये हिस्सा टूट के अलग हो गया तो ये शेयर्स की वैल्यू कम होगी, नहीं होगी? बिल्कुल होगी। मान लो बेटा इसकी वैल्यू रहेगी 8 रुपये की, और 2 रुपये का इस कंपनी का शेयर्स आपको मिल गया। 8 + 2 आपकी वैल्यू तो वापस 10 रुपये की होगी। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलता है? आपको रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स मिले हैं, इसलिए आप दो इनकम टैक्स। तो हम क्या बोलेंगे? अरे भाई, यहां से हिस्सा कम हुआ है, उसी के बदले तो यहां मिला है,
इट मीन्स जब एक डीमर्ज्ड कंपनी के शेयर होल्डर को रिजल्टिंग कंपनी से नए शेयर्स मिलते हैं, उस ट्रांसफर को भी ट्रांसफर नहीं मानना, और ट्रांसफर नहीं मानना तो कैपिटल गेन कहां से आएगा। बहुत बढ़िया, सब बिल्कुल मजा आ रहा है। क्यों नहीं आएगा बेटे, क्यों नहीं आएगा सर? एक सोल प्रोप्राइटरशिप कंसेशन है। एक बंदे की दुकान थी, उसने दुकान को सक्सीड करके क्या कर लिया, एक कंपनी बना ली। क्या बना ली? एक प्राइवेट कंपनी बना ली। बेटा नाम ही तो चेंज हुआ है, रजिस्ट्रेशन में तो चेंज आया है। यहाँ की सारी कैपिटल एसेट अब यहाँ की कैपिटल एसेट बन जाएंगी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है पहले एक दुकान की एसेट थी, अभी कंपनी की बन गई, ये भी क्या है, ट्रांसफर। लाओ जी 2 टैक्स, तो हम टैक्स नहीं देंगे क्योंकि ये भी सेक्शन 47 के अंदर कवर है। बहुत बढ़िया सर। एक फर्म थी, पार्टनरशिप फर्म, अब वो कंपनी में कन्वर्ट होगी। जब वो कंपनी में कन्वर्ट होगी बेटा, यहाँ की कैपिटल एसेट ट्रांसफर होकर कहाँ आ जाएंगी, यहाँ आ जाएंगी। देखा जाए तो ये भी ट्रांसफर है, बट इस ट्रांसफर को भी कैपिटल गेन में सेक्शन 47 में ट्रांसफर नहीं माना जाता, और ट्रांसफर नहीं माना जाता तो कैपिटल गेन कैसे आएगा। रिवर्स भी बेटा आप कर सकते हैं। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं एक प्री डिसीजर से कोई एसेट अगर सक्सेसर के पास आती है, तो इस वाले ट्रांजैक्शंस पे कोई कैपिटल गेन नहीं निकलेगा, क्योंकि ये ट्रांसफर ही नहीं माना जाता। अब बच्चों वाली बात मत करना, सर ये कभी उसको आगे बेचेगा तो टैक्स लगेगा। सर इसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी, जो इसकी कॉस्ट थी। मैंने क्या बता रखा आपको, अगर इसके हाथ में कोई कॉस्ट नहीं है तो जो इसके प्रीवियस ओनर के हाथ में कॉस्ट होती है वही इसकी क्या बन जाती है, कॉस्ट बन जाती है। चलिएगा बेटा आगे चलते हैं। एसजीबी की मेजॉरिटी, एसजीबी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। अगर आपके पास गोल्ड बॉन्ड रखे हैं जो आरबीआई द्वारा प्राधिकृत बॉन्ड है, बेटा ये क्या गोल्ड बॉन्ड क्या होते हैं, इसमें आपको एक फैसिलिटी होती है कि गोल्ड को अपने पास फिजिकल फॉर्म में मत रखो। रिस्क भी होता है, चोरी भी हो सकता है, लॉकर में रखते हैं तो स्टोरेज कॉस्ट आती है, 20 तरीके के पंगे होते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, आपका दबा हुआ सोना आपके घर से निकालने के लिए एक स्कीम चला रखी है। आप अपने सोने को लेके हमारे पास आइए और बदले में एक कागज का टुकड़ा लीजिए, बॉन्ड, उसके ऊपर हम लिख के दे देंगे आपका इतने का सोना इस दिन हमारे पास आया था। जिस दिन आपका दिल करे, इसमें कुछ मेच्योरिटी डेट होती है बेटा, मेच्योरिटी डेट पे आपको जिस दिन वो उस दिन जो भाव चल रहा होगा, उस दिन जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, उतने का गोल्ड आपको दे दिया जाएगा। अब चोर इसको चोरी कर भी ले तो भी रजिस्टर्ड ओनर के बिना उसको गोल्ड को कैश नहीं करा सकता। इट मीन्स आपके रिस्क को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने गोल्ड बॉन्ड जारी कर रखे हैं। तो गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी पे जब आपको बदले में पैसा मिलता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे टैक्स नहीं ले सकता। बताओ क्यों? क्योंकि बेटा ये ट्रांजैक्शन 47 में कवर है, और जो चीज़ 47 में कवर हो जाए भगवान विष्णु भी इस पे टैक्स नहीं ले सकता। चलिएगा लास्ट है बेटा ट्रांजैक्शंस अंडर रिवर्स मॉर्गेज। एक काम करता हूँ मैं, रिवर्स मॉर्गेज के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ और उसमें समझाता हूँ रिवर्स मॉर्गेज क्या है, ताकि आपको थोड़ा सा डिटेल समझ में आ जाए। और फिलहाल हम सेक्शन 47 को बेटा यहीं करते हैं क्लोज। अगेन एंड अगेन इस वीडियो को देखिएगा और रिवाइज करिएगा, एग्जाम के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। चलिए बेटा करते हैं एंड।